तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। जैसे आपको पता है कि सेशन हमारा हम इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट में हम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन, और वही पैटर्न जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में रहने वाला है, सेम कंटेंट के क्वेश्चन रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पसंद आते होंगे, कंटेंट समझ में आता होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आते होंगे किस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर एक बात कहना चाहूँगा कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। कंटेंट बहुत ही एग्ज़ाम लेवल का, बहुत ही सटीक कंटेंट है, इसलिए ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है। आप ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, सारे स्टडी ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ जहाँ भी जुड़े हुए हो, जिस स्टडी ग्रुप में, सारे स्टडी ग्रुप में इस सेशन को सेंड किया करें। प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं सेशन में आज का, जैसे पता है आपको, मॉक टेस्ट नंबर 6 है और मॉक टेस्ट नंबर 6 के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, मॉक टेस्ट नंबर 6 है और ये पहला क्वेश्चन आपका सामने है। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। कोष्टक 144 गुणा 36 भाग 54 माइनस 64 भाग 97 माइनस 155 भाग 55 गुणा 33 को सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप भली बात तरीके से इसका आंसर कर सकते हो, बहुत बार बताया है इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको पता है कि हम ब्रैकेट में पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, ये देखिए पूरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ लिख के एक बार, का आपको समझ में ना आ रहा होगा कि किस तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं बताता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन है कि कोष्टक 144 गुणा में 36 भाग में 54 माइनस 64। देखिए आपको सॉल्व करते हुए ये लिखना नहीं है यहाँ पर, तो मैं ये बता रहा हूँ कि सीधा सा बटे में ना दिख रहा हो तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। 97 माइनस 155 डिवाइड 55 और गुणा 33 ये है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या बनेगा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने बताया दोनों ब्रैकेट में ऊपर नीचे पहले क्या करना है, भाग। अब जैसे ऊपर वाले ब्रैकेट में आप भाग करोगे 36 में 54 का, 36 में भाग करना है 54 का, लेकिन भाग तो 54 का 36 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, किसी और नंबर से, हाँ 18 से भाग जा रहा है, 18 दूनी 36, 18 × 54, लेकिन साथ में इसके गुणा में 144 है, 144 तो 144 यहाँ रखेंगे। 3 का भाग 144 में करेंगे तो चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 गुणा 2 96 हो गया। कितना, 96, और 96 में से माइनस 64 करेंगे, 64 करेंगे 96 से माइनस, तो कितना बचेगा, 32। तो देखिए 32 तो ये ऊपर बचा। नीचे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो भाग हो रहा है 155 में 55 का, 155 में 55 का भाग हो रहा है, तो भाग तो फिर भी नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, केवल 5 से, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 से ये 11 बार। साथ में इसके गुणा में कितना है, 33। अब यहाँ से कट जाएगा, 11 का भाग 33 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 31 से कर देंगे, 3 का गुणा 31 से करेंगे तो 93 हो जाएगा, कितना, 93। और सामने क्या था, 97, और इसमें 97 में से 93 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 4। तो इसका मतलब ऊपर वाले ब्रैकेट में 32 बटे में, नीचे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4। तो 4 का भाग करेंगे 32 में तो कितना आएगा आंसर, 8। 4 × 8 = 32, 8। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10:3 था। 8 वर्ष बाद यह 13:6 होगा, तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। यानी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है 4 वर्ष पहले का और 8 वर्ष बाद का। आपको दोनों की वर्तमान आयु का योग बताना है। तो देखिए 4 वर्ष पहले लिखा हुआ है, 4 वर्ष
पूर्व, 4 वर्ष पूर्व एक पिता और उसका पुत्र, इन दोनों की आयु में रेशियो क्या था? रेशियो था 10:3, ठीक है। और 8 वर्ष बाद इन दोनों की आयु यानी पिता और पुत्र की आयु का रेशियो क्या होगा? वो होगा 13:6, 13:6 ये हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था कि आपको जब भी दो जगह पर अनुपात दिया होगा उनका अंतर देखना है। जैसे 4 वर्ष पहले पिता पुत्र का रेशियो था 10:3, तो 10 और 3 का अंतर कितना हुआ? 7। और ऐसे 8 वर्ष बाद भी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या था? 13:6 होगा, तो तब भी अंतर 13 और 6 का अंतर 7 ही होगा। जब ये अंतर समान होगा तो आपको इधर से अंतर देख लेना है कि कितना अंतर है, ठीक है। चाहे तो 10 और 13 का अंतर देख लो या 3 और 6 का अंतर देख लो, तो कितना अंतर आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना अंतर? 10 और 13 का भी अंतर 3 ही है और 3 और 6 का अंतर भी 3 है। तो ये 3 का जो अंतर आया, 3 का अंतर वो कितने वर्ष में आया? 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 4 और 8 12 वर्ष में, यानी 3 यूनिट का अंतर 12 वर्ष में आया, तो 1 यूनिट का अंतर 1 का भाग कर देंगे 12 में, 3 चौक 12, 4 वर्ष। लेकिन आपको इनकी वर्तमान आयु का अंतर बताना है, वर्तमान आयु का अंतर। तो अंतर देखिए चाहे वर्तमान में हो, बाद में हो या योग बताना है, माई मिस्टेक, का योग बताना है, इनकी आयु का योग बताना है। तो अब देखिए इनकी वैल्यू योग लिखेंगे, तो अगर मैं यहाँ देखूँ 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना था? देखिए 10 यूनिट इसका था पिता का और 3 यूनिट पुत्र का था। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यूनिट कितना योग था इनका? 13। तो 13 की वैल्यू 13 गुणा 4 कितनी हो गई? 52 वर्ष, 52 वर्ष। लेकिन इसमें इनका योग जो पूछा है वो वर्तमान में पूछा है। तो वर्तमान में अब देखिए 4 वर्ष पहले 52 वर्ष के थे दोनों पिता और पुत्र। अब वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष आगे आना पड़ेगा, तो इसलिए 4 वर्ष पुत्र की और 4 वर्ष पिता की आयु और जुड़ जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। यानी वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 60 ईयर्स, 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इनमें से सबसे बड़ी संख्या 54 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए 15 सीरियल नंबर है, 15 क्रमागत संख्या है, 15 क्रमागत संख्या, और इनका एवरेज यानी औसत कितना दिया है? n दिया है। इनका औसत n है, ठीक है। अगर n औसत है तो मैंने आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाना बताया था। कैसे बनाते हैं? मैंने बताया जितनी भी ये संख्याएं दे रखी होंगी क्रमागत संख्याएं, उनमें से 1 माइनस करेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, 14 का आधा कितना हो गया? 7। और इसको एवरेज में जोड़ देंगे, इसको जो भी एवरेज दिया जाएगा उसमें जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी बन जाएगी आपकी? n एवरेज में ये 7 जुड़ जाएगा, n + 7। लेकिन इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यानी n + 7 जो है वो सबसे बड़ी संख्या आपको क्वेश्चन में दी है। कितनी है? 54। तो n + 7 की वैल्यू 54 हो गई, तो n की वैल्यू 54 - 7 यानी 47। कितना? 47। तो n की वैल्यू 47। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। समझ गए? ओके, कोई दिक्कत? कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोष्ठक √225 प्लस √2025 कोष्ठक बंद, डिवाइड में कोष्ठक 1225 माइनस √1225 माइनस √900 को सॉल्व करना है। यहाँ भी देखिए वही एडिशन वाला है कि आपको वर्गमूल निकालना है, जोड़ना है, और वर्गमूल निकालना है, घटाना है, और फिर डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। तो 15 प्लस 2025 किसका होता है? 45 का। तो +45, ठीक है। नीचे डिवाइड में
1225 किसका वर्गमूल होता है? 35 का, 35। और माइनस 900 किसका होता है? 30 का, तो 30। ठीक है, तो क्या बचा? ऊपर हो गया 60, ठीक है, और नीचे हो गया 5। 5 का भाग 60 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार, तो 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। हाँ जी 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 जी, ओरल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको स्पीड बनानी है कैलकुलेशन में तो वर्ग आपको याद होने चाहिए ओरल, कम से कम 1 से लेकर 40 तक, और क्यूब भी लगभग 1 से 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, घन। बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद है आपको याद हो रहे होंगे। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एम अकेला एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि एन अकेला इसे 15 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हैं और 4 दिनों बाद एम काम छोड़ देता है। शेष काम को एन पी की मदद से 6 दिनों में पूरा कर देता है। यदि उन्हें कुल 12,100 रुपये मजदूरी मिली हो तो पी की धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी पी की मजदूरी बतानी है। बहुत क्वेश्चन है। देखिए, एम अकेला काम करता है तो 12 दिनों में कर देगा, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, लेकिन उसी काम को एन अकेला करेगा तो काम 15 दिन में होगा, 15 दिन में कर देगा। तो काम कितना हो गया? तो हम क्या करेंगे? 12 और 15 का एलसीएम करेंगे, कितना हो गया? 60। ये काम हो गया। एफिशिएंसी बनाएंगे तो 12 का भाग करेंगे 60 में तो 5 एफिशिएंसी, 15 का भाग करेंगे तो 4 एफिशिएंसी। एम की एफिशिएंसी 5 और एन की एफिशिएंसी 4। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं तो 5 और 4 9 काम करेंगे। और कितने दिन बाद? 4 दिन बाद, 4 दिनों बाद एम ने छोड़ दिया, 4 दिन में। तो 4 दिन में काम कितना कर दिया इन्होंने? 36 काम कर दिया। अब 4 दिन बाद एम ने काम छोड़ दिया, शेष जो काम बचा, तो काम कितना शेष बचा पहले माइनस कर लेंगे। टोटल 60 काम था, 60 काम में से 36 काम घटा देंगे तो कितना बचा? 24। शेष कितना काम बचा? 24। और इस 24 काम को, शेष काम को एन ने, क्योंकि एम ने तो बंद कर दिया, एन ने पी की मदद से किया। एन ने पी की मदद से, यानी एन और पी दोनों ने मिलकर किया। और कितने दिन में किया? 6 दिन में। तो 6 का भाग कर देंगे, 6 का भाग 24 में करेंगे तो कितने होगा? 4 एफिशिएंसी। कितनी? 4। ओहो, गलत हो गया भाई ये क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये 4 की जगह 6 दिन कर लीजिए, वो सॉरी 6 दिनों की जगह 4 दिन कर लीजिए। ठीक है, ये एन पी की मदद से 4 दिनों में किया, 4 दिनों में। यहाँ पर 6 की जगह 4 दिन कर लीजिए। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे इसमें तो ये 6 आएगा। कितना? 6। एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6। किस किस की? एन और पी की एफिशिएंसी। ठीक है, थोड़ा सही कर लेना, मैं यहाँ पर ये चल नहीं पा रहा तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो कर लेना आप। एन और पी की मदद से 6 दिनों में नहीं 4 दिनों में समाप्त किया, ये कर लेना। ठीक है, इतनी ही गलती है इसमें। अब देखिए, हम पी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसमें से 6 में से एन की एफिशिएंसी घटा देंगे। एन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 4 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 2। तो अब तीनों की एफिशिएंसी हो गई, एम, एन और पी। एम, एन और पी की एफिशिएंसी देखिए, एम की एफिशिएंसी 5 मिली, एन की एफिशिएंसी 4 मिली और सी की एफिशिएंसी 2 मिली। लेकिन तीनों को मिलाकर धन 12,100 दिया है, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 11। तीनों की 11 की वैल्यू है 12,100। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 11 का भाग कर देंगे, 11 11 121 यानी 1100। एक की वैल्यू 1100। तो आपसे पूछा गया है कि पी को कितना धन मिला, तो पी की एफिशिएंसी कितनी थी? 2। तो 2 गुणा 1100, 2200। तो पी को कितना धन मिला? 2200, 2200। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वो ध्यान रखना। यहाँ एन ने पी की मदद से 4 दिन में किया, ये 6 दिन काट देना, 4 दिन कर लेना, 4 दिनों में किया। ठीक है, तब एफिशिएंसी 6 जाएगी। ये 6 एफिशिएंसी एन और पी दोनों की मिलाकर होगी। अगर इसमें से एन की एफिशिएंसी, पी की एफिशिएंसी निकालनी है तो एन की एफिशिएंसी घट जाएगी, 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 एफिशिएंसी आ जाएगी पी की। ठीक है, फिर एफिशिएंसी तीनों की को जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू 12,100 है, एक की वैल्यू 1100 आएगी, जिसकी पूछी है उसी की एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे, उसका मजदूरी मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक रेलगाड़ी की लंबाई 720 मीटर है। यह एक पुल को 1 मिनट 10 सेकंड में पार कर देती है।
यदि रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है तो पुल की लंबाई याद कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखिए ट्रेन वाला एक क्वेश्चन है, समय दूरी चाल में बनते हैं, आपको पता है। हमें क्या करना है, पुल की लंबाई बतानी है। देखिए लंबाई का सेंस है कि आपको दूरी बतानी है। किसी की लंबाई पूछ ले, मैंने बताया हुआ है कि चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ले, पुल की लंबाई पूछ ले, किसी सुरंग की लंबाई पूछ ले या किसी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ले, उस समय आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, दूरी वाला, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये करना है। अब देखिए रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, पुल को, तो दूरी कितनी होगी, एक तो ट्रेन की लंबाई दे रखी है 720 मीटर प्लस पुल की लंबाई, ठीक है, पुल की लंबाई जिसको पार कर रही है, पुल की लंबाई, ये दोनों जुड़ जाएंगी तभी तो दूरी बनेगी, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई जुड़ जाएगी तो ये दूरी होगी। दूरी बराबर चाल किसकी, ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में चेंज होगी, ठीक है। और तब जाके कितना समय लग रहा है उसको पार करने में, 1 मिनट 10 सेकंड। तो चाल गुणा समय है 1 मिनट 10 सेकंड, इसको पूरा सेकंड बना लेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए और 10 सेकंड वो, तो टोटल समय कितना हो गया, 70 सेकंड, 70। तो 18 से गुणा करेंगे, 18 × 3 = 54, ठीक है। तो 720 प्लस पुल की लंबाई बराबर 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, कितना हो गया, 1050, ठीक है। तो यहाँ से जब पुल की लंबाई निकालेंगे तो 1050 मीटर में से आपको 720 मीटर ट्रेन की लंबाई को घटा देंगे, ये बचेगा कितना, 330 मीटर लंबा क्या है, पुल, 330 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। समझ गए, आसान है, आसान है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि इसमें से 20% घोल को पानी से बदल दिया जाता है तो नए घोल में नमक और पानी का अनुपात याद कीजिए। बहुत बढ़िया, ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, मिक्सचर का है, ठीक है। तो देखिए एक घोल है जिसमें नमक और पानी है, नमक और पानी का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 3:7। अगर इन दोनों को मिला दें तो पूरा घोल कितना हो जाएगा, 3 और 7 मिलाकर 10, कितना हो जाएगा, 10। अब 10 का आपने 20% निकाल दिया, 10 का 20% कितना होगा, 2, ठीक है। 2 क्या कर दिया, निकाल दिया। अब जब 2 निकाला होगा तो इसमें कितना नमक कम हुआ होगा, कितना पानी कम हुआ होगा, तो जिस रेशियो में मिले हुए हैं उसी रेशियो में कम होगा, यानी 3:7 के अनुपात में ही तो निकला होगा ये। अब यहाँ में से 2 में से पानी कितना हुआ, 3, ये 2 है टोटल जो निकाला है हमने, उसमें पानी कितना हो गया, नमक कितना हो गया, 3/3 और 7 10, और पानी कितना हो गया, 2 है टोटल, यानी जो निकाला है मिश्रण वो 2 है, और उसमें से पानी का रेशियो 7 और 3 10, 7/10। तो 2 से ये काट दिया 5 और 2 से यहाँ भी काट दिया 5, तो 3/5 और 7/5 क्या हो गया, कम हो गया। जब ये दो भाग हमने, या 2 लीटर मान लो, कुछ भी मान लो, ये जब हमने घोल को निकाल दिया तो उसमें 3/5 तो नमक कम हो गया, 7/5 पानी कम हो गया। तो अब देखिए यहाँ से नमक जो 3 था उसमें से 3/5 कम कर दिया, और जो पानी 7 यूनिट था उसमें से 7/5 पानी कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन जितना घोल निकाला था, जितना घोल निकाला था उतना ही पानी मिला दिया। देखिए नमक नहीं मिलाया, उतना ही पानी मिला दिया, तो पानी मतलब 2 यूनिट और बना दिया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ क्या बचेगा, 5 दिया 15, 15 में से 3 घटेंगे तो 12/5, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 5 सत्ते 35, 35 में से 7 घटेंगे 28, और 5 दूनी 10, 10 जुड़ जाएंगे तो 38/5, क्या बचेगा, 38/5। 5 से 5 कटेगा, इनको अनुपात बनाना है, 2 से कट रहा है ये, 2 से 6 बार और 2 से 19 बार, तो 6:19। नए घोल में नमक और पानी का अनुपात क्या होगा, 6:19, 6:19 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। समझ गए,
समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन करने के तरीके अच्छे लग रहे हों, लॉजिक अगर अच्छे लग रहे हों, तो आप ज़रूर सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। सभी आपके दोस्तों के, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का, जिनका भी 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम है, उनको ये सेशन ज़रूर दिखाना, उनको ज़रूर शेयर करना। और क्योंकि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं वो इसी लेवल के रहने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोओं को देखकर, मैंने इतने सेशन कराए हैं, ये 6वां सेशन है, अगर सभी सेशनों को देखकर भी जाओगे ना आप, तो डेफिनेटली आपको एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग, आपको एक तरह से मैथ का डर निकल जाएगा आपसे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। इन कॉन्सेप्टों को सीख के जाना है और क्वेश्चन को उड़ा देना है, या पेपर को उड़ा देना है पूरे को, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो कंटेंट को लाइक करना, सेशन को बहुत लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है, प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में कम होता है? आपको रेट बताना, और ये यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या है? CI रेट है, और उस रेट से आपको कितने गुना करना है? 3 गुना। 3 गुना कितने समय में? 2 वर्षों में। 3 की घात 1/2 माइनस 1 और गुणा 100, ऐसे रेट निकलेगा। तो 1/2 घात का मतलब क्या है? वर्गमूल। तो 3 का वर्गमूल माइनस 1 करेंगे और गुणा 100 कर देंगे। 3 का वर्गमूल क्या होता है? 1.732 माइनस 1 करेंगे इसमें से और गुणा 100 कर देंगे। जब 1.732 में से 1 माइनस होगा तो ये बचेगा 0.732, और जब इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो 2 जीरो से 2 पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, 73.2%। कितना हो जाएगा रेट? 73.2%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? हाँ, ये √3 की वैल्यू होती है 1.732, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 235, 151, 207 और 347 को भाग देने पर समान शेष बचते हैं, ठीक है। देखिए, जब एक चीज़ सीख लीजिए, जब ये पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो उस केस में सबसे बड़ी संख्या कह रहा हो तो उस केस में ये तो पक्का है कि वहाँ पर SCF होता है, यानी मासा होता है। क्या होता है? मासा। लेकिन जब भी सबसे छोटी पूछे तो वहाँ पर लासा होता है, ठीक है, LCM होता है। तो यहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, इसका मतलब SCF होगा, मासा होगा। लेकिन मासा किसका होगा? तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। कंडीशन यहाँ ये है कि 235, 151, 207 और 347 को भाग देने पर शेष समान बचना चाहिए, यानी अगर उस संख्या का इस संख्या में भाग देंगे तो शेष 1 बराबर बचेगा। यानी 235 में भाग दें तो भी शेष बच रहा है, उतना ही शेष 151 में भाग देने पर, उतना ही 207 में भाग देने पर, उतना ही 347 में भाग देने पर बचना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखिए, मासा तो करना है, लेकिन पहले जब भी ये कंडीशन लगे कि समान शेष बचे तो आपको क्या करना है कि जो भी नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे 235, 151, 207 और 347, इनका आपस में डिफरेंस कर 347 इनका आपस में डिफरेंस, यानी घटा लेंगे इनको। तो जैसे इनका डिफरेंस करेंगे तो 235 में से 151 घटेंगे तो 15 में से 8 गए तो 30 में से 5 18 और ये 1 84, क्या बचेगा? 84। 151 और 207 का डिफरेंस, यानी 207 में से 1 घटेंगे तो 6 और 20 में से 15 घटेंगे तो 56। 207 और 347 का डिफरेंस करेंगे, 7 में से 7 गया तो 0, 4 और 3 में से 2 गया तो 140। और इधर इनका डिफरेंस करेंगे 235 और 347, 235 और 347, तो 7 में से 5 गए तो 2 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 112। तो अब जो ये डिफरेंस आया है, यानी 84, 56, 140 और 112, ये जो डिफरेंस आया है इसका आपको मासा करना है। ध्यान करना, मासा तो करना है लेकिन इस संख्याओं का मासा करना है, ठीक है।
84, 56, 140 और 112 का मासा करना है। मासा मैंने बताया था कि क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, यानी ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन सब संख्याओं में भाग जा रहा हो वही मासा बन जाएगा। जैसे आप कहें 48, 48 का भाग तो 48 दूनी 96 होते, 84 में ही नहीं जा रहा, तो 48 तो खत्म ही हो गया, लो 48 तो हो नहीं सकता। 28 का, 28 तिया 84 जा रहा है बिल्कुल, 28 दूनी 56 जा रहा है बिल्कुल, 28 पंजे 140 जा रहा है, 28 चौका 112, बिचौक 80, 8 चौक 32, हाँ सही है जा रहा है। अब देखिए 26 का, 26 तिया 72, नहीं 26 तिया 78, इसी में नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं है। 36 का जाएगा ही नहीं, ये भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन है 28, यानी क्या आ गया 28। 28 आपका राइट आंसर है। समझ गए? इस तरीके से बड़ी संख्या निकालनी है। जब ये कहे कि एक समान शेष बचे, तो पहले उन सारी संख्याओं का डिफरेंस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उनका मासा करना है, ठीक है, तब राइट आंसर होगा आपका। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पी, क्यू और आर की आयु का अनुपात 4:5:3 है, जबकि 4 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु 40 वर्ष थी, तो क्यू और आर की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए पी क्यू आर की एज का जो है वो रेशियो दे रखा है, पी है, क्यू है और आर है। इनकी एज का जो रेशियो है 4:5:3 है, और 4 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनका जो औसत था, औसत आयु थी वो थी 40 वर्ष। 40 वर्ष कब थी? 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व इनका योग कितना रहा होगा? तो मैंने बताया हुआ है कि जब भी औसत दिया जाएगा आपको योग करना है, यानी टोटल निकालना है, वहाँ से सम निकालना है। तो 40 वर्ष तो औसत था। अब कितने लोग थे ये? पी क्यू आर 3 थे, तो 3 का गुणा कर देंगे, तो इसका योग कितना था? 120 वर्ष। यानी 4 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग कितना था? 120 वर्ष। तो अब ये बताइए कि वर्तमान में इन तीनों की आयु का योग कितना होगा? तो देखिए 4 वर्ष पहले तीनों की आयु मिलाकर 120 वर्ष थी, तो 4 अब वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष बढ़ाने पड़ेंगे। 4 वर्ष पी के, 4 वर्ष क्यू के और 4 वर्ष आर के, तीनों के 4 वर्ष बढ़ेंगे, तब जाके 132 वर्ष होगा इनका टोटल। तीनों की आयु का योग टोटल कितना हो गया? 132 वर्ष। अगर तीनों की आयु का टोटल 132 वर्ष हो गया, तो हम तीनों के रेशियो को जोड़कर तो रखेंगे इसके बराबर। 4 और 5 9 और 3 12, कितना? 12। इसका मतलब ये 12 यूनिट की वैल्यू हो गई 132। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 12 का भाग करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 11 वर्ष। तो आपसे बताना है कि इन दोनों की आयु का अंतर क्यू और आर की आयु का अंतर क्या है? क्यू ये रहा, ये क्यू है और ये आर है, तो इन दोनों का अंतर, तो 5 और 3 का अंतर कितना है? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 11, 22 वर्ष। कितना? 22 वर्ष। तो क्यू और आर की आयु में कितना अंतर है? क्यू और आर, ध्यान रखना, क्यू और आर की आयु में 2 यूनिट का अंतर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुणा 11, 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक नाविक धारा की दिशा में 44 किलोमीटर 4.4 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर 8.0 घंटे में तय करता है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। नाविक धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना जाता है? 44 किलोमीटर। तो 44 किलोमीटर दूरी हो गई, और कितने समय में जाता है? 4.4 घंटे में। तो 4.4 का भाग दे देंगे तो डाउन स्ट्रीम इसकी चाल आ जाएगी, यानी दूरी बटे समय होती है चाल। तो दूरी 44 किलोमीटर, समय लग रहा है 4.4 घंटे। तो यहाँ से 44 में 4.4 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाउन स्ट्रीम चाल हो गई। अब कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में, यानी अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम चाल के लिए फिर से वही दूरी बटे समय, लेकिन अप स्ट्रीम दूरी कितनी है इसकी? 32 किलोमीटर। और कितने समय में जा रहा है? 8.0, या मतलब 8 घंटे में जा रहा है। तो 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, 4 किलोमीटर
प्रति घंटा, यानी डाउन स्ट्रीम चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग, तो धारा का वेग बताना, तो धारा का वेग होता है कि डाउन स्ट्रीम नाव की चाल माइनस अप स्ट्रीम नाव की चाल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम है 10, अप स्ट्रीम है 4 और भाग कर देंगे 2 का, तो 6 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है। ऑप्शन नंबर फिर से आपका बी है, बी राइट है। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 8/15, 28/39 और 44/45 का लासा ज्ञात करना है। ये फ्रैक्शन है, 8/15 और 28/39 और 44/45, इसका आपको लासा बताना है, एलसीएम बताना है, एलसीएम। ठीक है, तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन का हम लासा मासा कैसे निकालते हैं। अगर लासा निकालना है तो जो न्यूमरेटर होंगे, अंश होंगे 8, 28 और 44, इसका हम लासा करेंगे, और जो हर होगा, हर होंगे यानी 15, 39 और 45, इसका मासा करेंगे। अब देखिए एक तरीका है, आप जैसे 8, 28, 44 का लासा भी निकाल सकते हो, निकालोगे कोई दिक्कत नहीं। 15, 39, 45 का अगर मासा निकालें, क्योंकि मासा जल्दी से आप बता सकते हो, मासा का मैंने तरीका आपको ट्रिक बता दी है कि ऐसी संख्या जिसका इन सारी संख्याओं में भाग जा रहा हो वही मासा हो गई। अब यहाँ लासा बटे मासा आएगा, तो मासा आएगा इनका, तो यहाँ पर देखिए मासा क्या क्या है, 3, 13, 15 और 5। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 15 में जा रहा है, 3 का भाग 39 में भी जा रहा है, 3 का भाग 45 में भी जा रहा है, 13 का भाग केवल 39 में जा रहा है और किसी में जा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो मासा होगा नहीं, ये तो यही खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट, गलत है, सॉरी। 15 का भाग देखिए 15 में जा रहा है, 45 में जा रहा है, लेकिन 39 में नहीं जा रहा, तो 15 भी नहीं मासा हो सकता। 5 का भाग 15 में जा रहा है, 45 में जा रहा है, 39 में नहीं जा रहा, तो नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा भाई, ये ही ऑप्शन सही है आपका, 616/3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर भी आप निकालना चाहें तो निकाल लेना। 8, 28, 44 का अगर लासा करेंगे तो 616 आएगा। ठीक है, और 15, 39, 45 का मासा करेंगे तो वो 3 आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 646, वो 616/3 आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ, तो इस तरीके से ऑप्शन को रिमूव करके भी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं आप बाई ऑप्शन। ठीक है, ये भी थोड़े कॉमन सेंस भी आपके अंदर होना चाहिए कि कैसे चीज जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 8, 28, 44 का आप लासा करने लग जाओगे, 15, 39, 45 का मासा करने लग जाओगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कम से कम 10 से 20 सेकंड वो एक्स्ट्रा लग जाएगा टाइम। ठीक है, तो उनको बचाना है तो ऐसे चलिए जाया करो। ठीक है, कोई ठीक है, बिल्कुल समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, यदि सी और बी का अनुपात 8/15 8/15:4/5 तथा ए और सी का अनुपात 5/6:15/8 है, तो ए बी सी का अनुपात बताना है। देखिए पहले देखिए, आपको सी और बी का रेशियो दे रखा है, और रेशियो आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, कितना 8/15:4/5। तो इसमें को देखिए, पहले सीधा करने के लिए क्या करेंगे आप कि जो भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट रहा है तो काट सकते हैं। जैसे 4 का भाग इसमें दिया तो 1 बार, 4 का भाग इसमें दिया तो 2 बार, 5 का भाग इसमें दिया तो 1 बार, 5 का भाग इसमें दिया तो 3। अब नहीं कोई कट रहा तो आप क्रॉस गुणा कर देंगे, 1 का गुणा 2 से तो 2, 3 का गुणा 1 से 3, तो 2:3 सी और बी का रेशियो। ऐसे ही ए और सी का रेशियो दे रखा है 5/6 अनुपात में 15/8। इसको भी सही कर लो, जैसे 5 से 1 बार भाग दिया तो 1 बार, ये 5 से 3 बार कट गया। ठीक है, अब इधर 6 से 8 से तो कट नहीं, 2 से ही कटेगा, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। अब कट नहीं रहा, क्रॉस का गुणा कर दो, 4 का गुणा 1 से तो 4 और 3 का गुणा 3 से 9। अब ये सीधा अनुपात हो गया।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सी बी और ए सी, इनमें कॉमन क्या नाम है? देखिए हमें अनुपात बताना है ए बी और सी का। तो इनको ऐड कैसे करेंगे? देखिए अब इसमें कॉमन क्या है? सी। देखिए यहाँ भी सी आ रहा है और यहाँ भी सी आ रहा है, लेकिन यहाँ सी की वैल्यू कितनी है? 2, और यहाँ सी की वैल्यू कितनी है? 9। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, नाम सेम तो काम सेम, ठीक है। तो वैल्यू भी सेम करनी पड़ेगी दोनों की, सी की। यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो उल्टा गुणा कर दीजिए, यानी यहाँ पर 9 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दीजिए। तो 9 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, सी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 18। लेकिन 9 3 27, ये किसकी आ जाएगी? बी की वैल्यू। 9 3 27 बी की, 9 की 3 27 बी की। 2 का यहाँ गुणा करेंगे, 2 चौक 8, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो 8 27 18, ये रेशियो हो जाएगा। 8 27 18, अरे ये देखिए उल्टा कर दिया है, यहाँ पर 27 आएगा और यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है। इसको सही कर लेना, यहाँ पर 18 आएगा और यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आगे पीछे लिख दिया, 8 27 18 होगा, वो 8 18 27 कर दिया, ठीक है। इस तरह से सही कर लेना, ठीक है। समझ गए? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज ने 2 बैग 1441 रुपये में खरीदे। वह पहले बैग को 12% हानि पर और दूसरे बैग को 15% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों बैगों पर विक्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों बैगों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो दूसरे बैग का क्रय मूल्य बताना है। कौन से बैग का? दूसरे बैग। दूसरे बैग का आपको सीपी बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए कैसा तरीका है आपका। दोनों को कितने में खरीदा? दोनों का सीपी 1421 है। पहले बैग को 12% हानि पर बेचा और दूसरे बैग को 15% लाभ पर। हम दूसरे बैग का प्रॉफिट सीपी निकाल रहे हैं, तो केवल ये देखना है कि पहले बैग पर क्या हो रहा है, हानि या लाभ। हानि हो रही है पहले बैग पे 12%, तो 100 में से 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 88 बटे नीचे करेंगे 100 और 100, दोनों का कॉस्ट प्राइस 100% लगाएंगे तो 200%। 200% में से एक को 12% हानि पर बेचा तो -12, दूसरे को 15% प्रॉफिट पे तो +15। इसको करेंगे 1421 गुणा 88 और भाग में देखिए 12 घटेंगे 15 जुड़ जाएंगे, तो ये 3 ज़्यादा पहुँच जाएगा, यानी 203 हो जाएगा। 203 का भाग देखिए इसमें पूरा जा रहा है 7 बार। 7 या 21, 7 दूनी 14, कितनी बार कट गया? 7 बार। और 7 का गुणा 88 से करेंगे, 7 8 56 और 56 और 5 61, 616। कितना हो गया? 616 रुपये। पहले बैग का दूसरे बैग का कॉस्ट प्राइस 616। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक दुकानदार ने 10% तथा X% की 2 क्रमागत छूट देकर एक बल्ले को 4050 रुपये में बेचा। यदि बल्ले का अंकित मूल्य 5000 रुपये है तो X का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि आप अंकित मूल्य कितना है? 5000। आपको बताया कि बट्टा या डिस्काउंट या छूट जिसे हम बोलते हैं वो किस पे दिया जाता है? MRP पर, तो अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य 5000 है। 5000 की चीज़ को पहले 10% बट्टे पर बेचेगा तो 90% में बिकेगी, ठीक है, 90%। अब उसके बाद दूसरा एक और डिस्काउंट दिया उसको X% का, तो दूसरे डिस्काउंट 100 माइनस X% होगा, परसेंट हटेगा तो 100 का भाग, और तब जाके इसका SP आएगा, और SP कितना है? 4050। 4050। तो देखिए इतना सॉल्व करते हैं पहले। 2 जीरो ये कट गए, ठीक है, 1 जीरो और 2 जीरो ये दोनों कट गए, ये कट गए, क्या कर। तो ये हो गया 5 गुणा 9 45, कोष्टक में 100 माइनस X। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हुआ आपको, ये बाहर बहुत शोर आवाज़ आ रही है, गाड़ी फाड़ी की यानी किसकी है, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगा, क्या करूँ, ठीक है। 4050, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं 9 चौक 36, देखिए 9 से काटता हूँ, 9 पंजे 45,
9 चौक 36, 9 पंजे 45, 450। 5 से भी कट जाएगा, 5 से ये 90 बार, 90 बार, ठीक है। तो 100 माइनस क्या हो रहा है ये, 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 90 यानी 90। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 90 यानी 10। x की वैल्यू कितनी हो गई 10%, तो यानी 10%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 400 का 55% माइनस 960 का 35% प्लस 240 का 65% को सॉल्व करके बताना है। देखिए सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। जैसे 400 है उसका 55% निकालेंगे तो परसेंट हटेगा तो 100 का भाग, माइनस 960 है उसका 35% निकालेंगे तो 960 गुणा 35% हटेगा तो 100 का भाग, और प्लस 240 है और 240 का 65% निकालेंगे 240 गुणा 65/100, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 जीरो ये कट गए, 4 का भाग 55 से करेंगे तो 220, माइनस यहाँ से देखिए 1 जीरो तो ये कट गया, 5 से काट देंगे 7 बार और 5 से काट देंगे 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 96 को तो 48, 48 गुणा 7 करेंगे 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, 336, और प्लस यहाँ करेंगे इसको सॉल्व तो जीरो फिर कटेगा, जीरो से 5 से काटेंगे तो 13 बार और 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो ये 12 बार, 12 गुणा 13 करेंगे तो 12 बार 144 और 12 156, कितना हो जाएगा 156। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 220 माइनस 336 ऐसे होता, इनको जोड़ लेंगे 156 और 220 को, 156 220 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 376, कितना 376 माइनस 336 करेंगे तो कितना बचेगा 40 यानी 40। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। समझ गए, हाँ जी, 220 प्लस का है और 156 है तो ये दोनों ही तो जुड़ेंगे और ये घटेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,000 रुपये तथा 5 वर्ष में 10,890 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर याद कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से है कि 3 वर्ष में अमाउंट होता है 9,000 रुपये। देखिए ये क्या कह रहा है 9,000 रुपये हो जाता है, इसका मतलब ये अमाउंट है मिश्र धन, और 5 वर्ष में वही धन कितना हो जाता है 10,890 रुपये, यानी ये भी मिश्र धन है। तो उस कंडीशन में आपको रेट बताना है, दर बतानी है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ समय का अंतर करना है, समय का केवल अंतर। तो 3 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर कितने का हो गया 2 वर्ष का। तो अब देखिए रेट निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे बाद वाले अमाउंट में यानी 10,890 में पहले वाले अमाउंट यानी 9,000 का भाग करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका वर्गमूल करेंगे, क्योंकि ये 2 वर्ष का अंतर है। अगर यहाँ 2 वर्ष का अंतर है तो वर्गमूल करना है, 3 वर्ष का अंतर है तो क्यूब रूट यानी घनमूल करना है, और 4 वर्ष का अंतर है तो 4th रूट करना है, वो आप सब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये करेंगे तो देखिए कितना होगा, 0 से 0 कट गया, ये 1089 और ये 900। वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हो या फिर छोटा कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं 9 से कट जाएगा पूरा, 9 से काटिए तो 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और 9 से इसे काटा तो ये 100 बार। अब किसी से कटेगा नहीं और इसका क्या करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल करके आएगा 121 का वर्गमूल 11 और 100 का वर्गमूल 10, ये हो गया 11/10, और इसमें से -1 करना है और 100 का गुणा कर देना है, ठीक है। तो 11/10 में से 1 माइनस होगा तो 10 एकम 10 यहाँ आएंगे तो 11 में से 10 होंगे तो 1/10 बचेगा, 1/10 गुणा 100 करेंगे तो 100 वर्ग ईस्वी कर जाएगा 10%। कितना रेट होगा 10%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 10% रेट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। 2 अलग अलग समय का आपको अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो इस तरीके से आप रेट निकालोगे दर। कोई दिक्कत? हाँ देखिए एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन के लेवल अच्छा लग रहा हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना
और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना, इस सेशन को वायरल कर देना, क्योंकि लेवल बहुत मैं सटीक रख रहा हूँ एग्ज़ाम के लेवल का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2640 के 3/11 का 25% क्या है? ये तो सिंप्लीफाई करना है, आसान क्वेश्चन है, बड़ी अच्छे से आप कर सकते हो। 2640 है, उसका 3/11 करना है और उसका भी फिर 25% निकालना है, तो 25/100 कर देना है। करेंगे, देखिए 11 से ही काट लेते पहले, या 0 से 0 ख़त्म कर लो पहले, ठीक है, और 11 से काट दो, तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 इस बार, और 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 2 से काटेंगे तो 12 बार, और 5 से काटेंगे तो 5 बार। अब इनका गुणा कर देंगे, 12 × 36, 36 × 5 गुणा बराबर 180, कितना? 180। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका, ठीक है। 36 × 5 180 हो जाए। समझ गए? आसान है? हाँ जी आसान है। हाँ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जो आसान होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 90 नींबू बेचता है तो उसे 18 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ कितने प्रतिशत हुआ? बहुत बढ़िया है, मैंने बहुत बताया। ये कह रहे हैं 90 नींबू बेचता है, यानी 90 क्या कर रहा है? एसपी कर रहा है, यानी विक्रय कर रहा है, 90 का एसपी। तो लाभ जो होता है वो 18 के एसपी के बराबर ही हो रहा है, 18 के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है। तो उस कंडीशन में कितने प्रतिशत लाभ हुआ? इस लाभ को प्रतिशत में बताना है कि लाभ कितने प्रतिशत हुआ। तो देखिए लाभ को कैसे प्रतिशत में, पहले अगर ये यहाँ भी एसपी दे रखा है और ये लाभ भी एसपी पर ही हो रहा है, विक्रय पर ही हो रहा है, तो आपको क्या करना है? पहले सीपी बनाना है, यानी सीपी बनाना है। उस कंडीशन में सीपी कैसे बनता है कि जो एसपी दे रखा है जितनी वस्तुओं का, और उसमें से जो लाभ है एसपी का उसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा? ये सीपी आ गया। तो अब आपको पता है कि लाभ जो निकालते हैं हम वो सीपी पर निकालते हैं, तो सीपी हो गया 72 और प्रॉफिट कितना है? 18 के बराबर, तो 18 और परसेंट में बताना है तो गुणा 100। तो 18 का भाग करेंगे वस्तु में 4 बार, 4 का भाग 100 में करेंगे तो कितना होगा? 25%। तो कितनी परसेंट लाभ हुआ? 25%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। समझ गए? हाँ जी हाँ, यहाँ एसपी दे रखा है और यहाँ भी फिर लाभ भी एसपी में ही दे रखा है, तब हमें सीपी बनाने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट को, तब उस पर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एसपी दे रखा है और यहाँ पर ये सीपी दिया होता कि 18 के सीपी के बराबर होता था, तो हम डायरेक्ट इसी पे निकाल देते, फिर हमें घटाने की ज़रूरत नहीं थी। समझ गए? इतना अंतर है। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो दिमाग में रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए किसी वर्ग की जो भुजा है वो मान लीजिए ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा ए है तो ए का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी भुजा को 4 गुना कर दिया, यानी 4a कर दिया। क्या कर दिया? 4a। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल तो क्या होता है? भुजा का वर्ग। अब भुजा कितनी हो गई? 4a के बराबर, और इसका क्या करना है? वर्ग। तो 4 का वर्ग करेंगे 16 और a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल क्या था? a स्क्वायर, और अब 16a स्क्वायर, तो 16 गुना हो गया। कितना हो गया? 16 गुना। तो भुजा अगर 4 गुनी कर दी तो क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, परेशानी हो तो मुझे बताइए। सेशन में कुछ भी ना समझ में आया हो तो कैसा लगा सेशन? मैं आता हूँ स्क्रीन पे और फिर बताइए कैसा सेशन लगा आपको। हाँ दोस्तों बताइए कैसा सेशन लगा? सब कुछ ठीक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर देखिए सेशन अच्छा लगा हो तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सेशन को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है, ठीक है। बस यही मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ये काम करोगे, ठीक है। और मैं इतनी ही आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इतना तो करोगे कि सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास ज़रूर पहुंचाना है इस सेशन को, क्योंकि
सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम टाइप के रखे हैं और 17-18 तारीख को जब एग्ज़ाम होगा तो आप डेफिनेटली कहोगे हाँ सर ये वही एग्ज़ाम था जो पूछे गए थे। ठीक है, यही लेवल रहने वाला है, इस तरह के ही क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे रहेंगे, इससे ज़्यादा हार नहीं जाएगा। ठीक है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।